चलिए गाइस, बात करते हैं PGHH कंपनी के बारे में, जिसे हम लोग प्रॉक्टर एंड गैम्बलर, माफ कीजिएगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड भी बोलते हैं। हेल्थ लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ लिमिटेड है। ठीक है, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये PNG तो पता है आपको, ठीक है। PNG बहुत बड़ी कंपनी है, जो आप हेड एंड शोल्डर, पैंटीन वगैरह यूज़ करते हैं, वो PNG की कंपनी की ही है। तो मार्केट में दो कंपनीज हैं, PGHL, और अभी जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग वो है PGHH। ठीक है, तो PGHL क्या है? ये है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड। ठीक है, और ये है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ केयर। इसका प्राइस कुछ 5,000 रुपये एक शेयर का है, और इसका प्राइस आप देख सकते हैं कितना है, 13,590। ये एक शेयर का प्राइस है। तो कई सारे लोग इस वीडियो को यहीं पे बंद कर देंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि 13,590 का कोई शेयर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है नहीं लेना चाहते, खास तौर पे नए इन्वेस्टर। ठीक है, उनको चाहिए 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये वाले शेयर। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। लेकिन गाइज, पैसा आपका जितना इसमें बनेगा उतना ही आपके दूसरे शेयर में भी बनेगा। ठीक है, अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई शेयर 13,000 रुपये का है और कोई दूसरा शेयर 3,000 रुपये का है और कोई तीसरा शेयर 30 रुपये का है, तो आपके पास मान लो कि 13,000 रुपये हैं, आप ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसमें आपको इसके कितने शेयर मिलेंगे? इसके एक ही शेयर मिलेगा। और उसी पैसे को आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आपको 4 शेयर मिलेंगे और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। और वही पैसा आप यहाँ लगाना चाहोगे तो कितने शेयर मिलेंगे? 433 शेयर मिलेंगे और कुछ पैसे बच भी जाएंगे। तो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव क्या लग रहा है? नए इन्वेस्टर्स को ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि उनके पास कितने शेयर आएंगे? 433 शेयर्स। कौन एक शेयर लेगा? ज़्यादा पैसे किस में बनेंगे? 433 शेयर में। ये गलत फहमी है आप। ठीक है, तो ये जो शेयर, अभी मान लीजिए मैं इस शेयर की बात कर रहा हूँ, PGHH की बात कर रहा हूँ, तो ये शेयर भी कभी किस प्राइस पे था? ये किस प्राइस पे था? देखिए, अराउंड 1,000 रुपये का शेयर था ये, और ये अभी किस प्राइस पे चल रहा है? 13,000 से भी ऊपर के प्राइस पे चल रहा है। तो गाइज, अगर ग्रोथ बराबर भी रहेगी ना, तो 13,000 आप अगर एक शेयर लेते हो तो वो 13,000 के 26,000 भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये 30 रुपये का जो शेयर है, ये भी आपको उतना ही कमा के देगा। समझ में आया गाइस? तो मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग सिर्फ इसका प्राइस देख के भाग जा रहे होंगे, उनको भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 13,000 रुपये का कोई शेयर दिखता है, लोअर लेवल्स पे दिखता है, तो उसको बाय करने में कोई खराबी नहीं है। ठीक है, आप नहीं फंसोगे। वो शेयर वहाँ तक पहुँचा है क्योंकि उसकी कुछ इज्जत है। ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होंगे, टेक्निकल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी वो वहाँ तक पहुँचेगा। MRF का शेयर देखोगे, 80-90 हज़ार का एक शेयर आता है। ठीक है, तो इन सारे शेयर से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप ऐसी कंपनी ढूंढो। कोई बात नहीं, अगर आप मिड लेवल की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो 300 रुपये की है, 100 रुपये की है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट कैप के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1,000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, उसका भले मार्केट प्राइस बहुत कम हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अबॉट इंडिया का शेयर महंगा है, हनीवेल ऑटोमेशन का शेयर महंगा है, तो उसको महंगा उस तरह से नहीं बोला जाता। हम लोग जो PE रेशियो की बात करते हैं ना, PE रेशियो जो हम लोग स्क्रीनर पे चेक करते हैं कि वैल्यूएशन महंगी है या सस्ती है, जो हम लोग मीडियन देखते हैं कि PE जो है वो मीडियन के अगर नीचे है तो वो सस्ता है, मीडियन के अगर ऊपर है ये मीडियन है। अगर यहाँ पे मिलता है तो सस्ता है, यहाँ पे मिलता है तो महंगा है। इसको बोलते हैं महंगा और सस्ता। इसको महंगा सस्ता नहीं बोला जाता। अगर कंपनी का प्राइस ज़्यादा है, शेयर का प्राइस अगर ज़्यादा है, तो उसको महंगा सस्ता नहीं बोला जाता। महंगा सस्ता मीडियन के आसपास रहने से ही मालूम चलता है। तो चलिए, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि आप अगर 13,000 रुपये के शेयर में भी एक शेयर लेके इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उतना ही फ़ायदा होगा जितना आप 30 रुपये के शेयर के बाई करके फ़ायदा कमाओगे। ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप जीरोधा के कैलकुलेटर में जाके कोई भी बैक टेस्टिंग कर सकते हो पीछे किसी भी शेयर में। ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि इस तरह के महंगे शेयर में आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा कंपेयर टू सस्ते स्टॉक में। मैं आपकी लैंग्वेज में महंगा और सस्ता बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस शेयर की, PGHH शेयर की। ठीक है, ये PGHL नहीं है, कंफ्यूज मत होना, PGHH की बात कर रहे हैं, जिसका प्राइस कितना है? 13,590 रुपये। तो देखिए, देखने में क्या लग रहा है? ये मंथली कैंडल्स का चार्ट है और सीधा सीधा ये ऊपर जा रहा है, थोड़ा थोड़ा फॉल होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर फॉल होता है, फिर ऊपर जाता है। अब ये फॉल हो रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मैंने क्या किया है, 2 लाइंस बनाई है, एक ये और एक ये, 2 लाइंस बनाई है।
इस तरह की, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे बनाया है, जो पहली लाइन है उसका सपोर्ट हमने यहाँ पे देखा और यहाँ पे देखा, तो इसलिए मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, ओके। और जो दूसरी लाइन है ये वाली, ये कहाँ पे बनाया, उसका सपोर्ट हमने यहाँ पे देखा लॉन्ग टर्म में और यहाँ पे देखा, ठीक है। अभी हम लोग फंडामेंटल में नहीं जा रहे हैं, बस सिंपली हम इस लाइन से अज्यूम कर रहे हैं, सपोर्ट के लेवल से अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो प्राइस है अभी का, ये शायद या तो इस लाइन पे आएगा या तो इस लाइन पे आएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में भी घूम सकता है कुछ दिन, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों को दो ही सपोर्ट दिख रहे हैं हिस्ट्री से, एक ये और एक ये, ओके। तो उससे क्या मालूम चल रहा है कि अभी इसकी बाइंग की पोजीशन शायद सही नहीं है, ओके। अब अगर आप लॉन्ग टर्म में प्लान कर रहे हो इसके लेने के लिए, तो शायद ये प्राइस 13,000 का जो भी अभी प्राइस चल रहा है, ये प्राइस शायद सही नहीं है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलिए अब थोड़ा इसे जूम करके देखते हैं कि इसके जो लेवल्स बन रहे हैं वो कहाँ कहाँ बन रहे हैं। अभी हमने ये ब्लू लाइन को टारगेट करना है फिलहाल, ठीक है। तो अगर ये धड़ाम से गिरता है किसी भी रीज़न से, तो ये कहाँ पे मिलेगा हमको, ठीक है, वो चेक करते हैं। अगर मान लो ये रेड लाइन बनाता है, चाहे एक बनाए चाहे दो बनाए, मतलब ये तो आपको पता है ना कि ये एक एक महीने के हैं, ठीक है। तो अगर इसी महीने ये गिरता है तो ये कहाँ मिलेगा, चलिए देखते हैं। अगर इसको हम लोग इसी महीने लेते हैं तो इस लेवल पे, पहली ऊपर वाली ब्लू लाइन पे, ये कहाँ पे रहेगा, 12,300 के आसपास, ठीक है। 12,300 का इस पे इसी महीने का, मतलब अगले महीने का जून का लेवल बन रहा है। अभी ये वाला कैंडल तो मुझे नहीं लगता इतना गिरेगा, इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो इतना गिरेगा। तो अगला लेवल अगर बनता है, मान लो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनती है, तो 12,300 के आसपास में पहला लेवल बनता है। अगर यही लेवल उसके अगले महीने जुलाई में जाता है तो 12,350, उसके अगले महीने जाता है तो 12,450, उसके अगले महीने जाता है तो 520, उसके अगले महीने जाता है तो 600। कहने का मतलब है कि PGHH में अगर कैंडल्स बहुत नॉर्मल कैंडल्स बनते हैं और ये गिरता है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, और इस तरह से अगर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने लेता है, तो उस हिसाब से इस लाइन को भी हमको देखना है कि ये इस महीने हमको मिलेगा, मतलब मान लो ये नवंबर है, नवंबर में मिलेगा, दिसंबर में मिलेगा, या उससे पहले मिलेगा, ये हमको देखते रहना है। लेकिन फ़िलहाल के टाइम पे मुझे लगता है इस लेवल पे तो नहीं लेना चाहिए। ऐसा कोई भागता हुआ शेयर भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं भागता है, लेकिन हाँ नीचे नहीं गिरता है बहुत ज़्यादा। कभी भी ऐसा दिखा नहीं है कि इसने इस लेवल को तोड़ दिया हो। कोविड वगैरह में थोड़ा नीचे जाता है लेकिन सटाक से फिर ऊपर जाता है। तो सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो एक टारगेट बनेगा वो बनेगा 12,800 रुपये का, ठीक है। ये पहला SIP का लेवल है, लेकिन मैं यहाँ SIP करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट दिखता है और यहाँ से ये भागने की कोशिश करता है, तो आप 12,800 पे इसमें बाइंग एक पहली कर सकते हो। अगर आपके पास ये ऑलरेडी होल्डिंग है तो यहाँ पे एवरेजिंग आप कर सकते हो, ठीक है। और इसके नीचे अगर ये जाता है तो 12,300 का एक लेवल बनता है, जो कि सेकेंड SIP का लेवल है। तो ये जो दोनों लेवल्स मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो हमने इसके कैंडल्स में देखा, इसको देख के ही मैं बता रहा हूँ। अभी इसके फंडामेंटल्स भी थोड़ा चेक कर लेते हैं और उसमें हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम लोग ये जो लेवल्स डिसाइड कर रहे हैं ये जस्टिफिएबल है या नहीं, और कौन से मंथ में हमको बाई करना चाहिए, कौन से मंथ में किस तरह के प्रॉफिट्स आ सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। थोड़ा आप इसका नेट प्रॉफिट जो अभी मैं दिखाऊंगा ना, अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए जस्ट कॉन्फिडेंस देने के लिए इसका नेट सेल्स मैं दिखा देता हूँ। ये एनुअल नेट सेल्स है, कंटिन्यूसली ऊपर जाता हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो ये वाला है, ये आपको थोड़ा नीचे दिखेगा, लेकिन आप नीचे ध्यान दोगे यहाँ पे तो ये जून तक के एनुअल रिजल्ट्स बताता है, ठीक है। नॉर्मली मार्च तक के रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जून तक का है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है, और उसके बाद तो ऑब्वियसली इसकी सेल्स ऊपर दिखाएगी। तो इसमें कंसिस्टेंसी है, ठीक है, ये नीचे नहीं जाता है। अब चेक करते हैं इसका एनुअल नेट सेल्स, ठीक है। तो एनुअल नेट सेल्स में आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। इसके सेल्स तो कंसिस्टेंसी के साथ चलते हैं, लेकिन इसके प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट नहीं है। अभी यहाँ एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है, और ये पिछले साल से तो बेटर हो जाएगा, लेकिन उसके पिछले साल से बेटर हो पाता है या नहीं वो देखना बाकी है। तो उसके लिए हम लोग क्वार्टरली में जाएंगे और वहाँ जज करेंगे कि इसका जो लास्ट क्वार्टर जो आने वाला है, जो जून का रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो जून का रिज़ल्ट कितना आ सकता है, और उसको ऐड करने के बाद ये 652 करोड़ कवर कर पाएगा या नहीं। अभी कितना है, 569, ठीक है। तो चलिए क्वार्टरली नेट प्रॉफिट चेक करते हैं। अब यहाँ देखिएगा इस क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में क्या दिख रहा है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में मार्च का जो रिज़ल्ट आया है वो पिछले मार्च से
क्या है, बेटर है, और लेकिन पिछले क्वार्टर से बेटर नहीं है, ठीक है। तो इससे हमको ये मालूम चल रहा है, देखिए इन दोनों से हमको क्या मालूम चल रहा है कि ये और फॉल करेगा, करेक्ट, ठीक है। तो वो फॉल कर रहा है, हम लोग को चार्ट में दिख गया कि ये जो इसका कैंडल है वो फॉल कर रहा है। कहाँ पे फॉल कर रहा है, हमारी जो ब्लू लाइन है वहाँ बढ़ रहा है ना, तो इसको टच करेगा। और एक चीज़ क्या मालूम चल रही है वो देखिए, इसमें एक पैटर्न है। इसमें पैटर्न ये है कि जब भी इसका जून का रिजल्ट आता है, जून का रिजल्ट आता है तो ये सबसे खराब आता है, ठीक है। तो इसका जो अगला जून का रिजल्ट आएगा उसके खराब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बेस्ड ऑन प्रीवियस हिस्ट्री, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये कोई पक्का सबूत नहीं है ना, बस ये हमारी एजम्पशन है, हमारी गेस है कि शायद जो ये जून का फाइनल रिजल्ट आएगा वो ख़राब आ सकता है। जैसे ये 48 है, ये 42 है, तो इधर भी कुछ 40 समथिंग कुछ आ सकता है, हो सकता है 50 हो जाए, ठीक है। लेकिन 40 के रेंज में आने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। अब मार्केट में एस्टिमेट्स क्या है वो हम लोग चेक कर लेंगे जब रिजल्ट आने वाला होगा, इतनी जल्दी तो एस्टिमेट्स नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग 40 करोड़ भी अगर मान लेते हैं कि इसका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, तो उससे क्या होगा, उससे भी अभी देखो ये हमने यहाँ पे चेक किया तो ये चीज़ बहुत सारे लोगों को मालूम होगी, राइट। मार्केट में तो कई सारे लोगों को एटलीस्ट 5-10% जो मेन बहुत एक बड़े एक्सपर्ट होते हैं उनको तो मालूम होगी ना कि इसका जून का रिजल्ट हमेशा ख़राब आता है। तो यहाँ से यहाँ गिरावट हुई तो मार्केट इसको गिरा रहा है, और ये भी पता है कि अगला जो क्वार्टर आएगा वो भी मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस गिरने के ही हैं। तो हमारी जो ब्लू लाइन है वहाँ आने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, राइट। जो हमने वहाँ पे सपोर्ट लगाया वहाँ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। तो हम लोग स्ट्रांगली इस लाइन का वेट करेंगे, इस लाइन पे आने का वेट करेंगे। मैं पर्सनली वेट करूँगा, मैं इसमें कोई फोमो नहीं करूँगा, मैं जल्दी बाय करने की कोशिश में नहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि जब इसका जून का रिजल्ट आएगा, जो भी खराब रिजल्ट हो, जो भी हो, तो यहाँ के बाद जो रिजल्ट आएगा, देखिए इसके बाद क्या हुआ था, खतरनाक जंप, इसके बाद क्या हुआ था, खतरनाक जंप। तो वही एजम्पशन सारे करेंगे कि इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो इसके चांसेस में हो सकता है कि यहाँ से ही मार्केट इसको ऊपर भगाना शुरू कर दे। समझ में आया? आई होप कि समझ में आया। नहीं समझे तो वीडियो दोबारा सुन लो, दोबारा पीछे करके देख लो, समझ में आ जाएगा। बहुत क्लियरली मैंने बोला है कि इसके कैंडल्स और नीचे क्यों आ सकते हैं, उसके 2 रीजंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आप चाहे टेक्निकली देखो, चाहे प्रॉफिट के नज़रिए से देखो, फंडामेंटली चेक करो, तो भी वो हमारी सपोर्ट जो लेवल है वहाँ पे आना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस उसके दिखते हैं। अभी देखिए गाइस, ये जो शेयर आता है एफएमसीजी के सेक्टर से आता है, ठीक है। इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट पाल्मोलिव, जिलेट इंडिया, ठीक है। जिलेट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं अगर देखना है तो, इंटरेस्टिंग है वो भी। लेकिन आपको जो मालूम होगा वो हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत ज़्यादा मालूम होगा। पीएनजी भी सबको मालूम है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर जितना ज़्यादा दिखता है ना उसके प्रोडक्ट्स पे, उतना ज़्यादा पीएनजी नहीं दिखते रहता, ठीक है। जो लोग पैंटीन हेड एंड शोल्डर यूज़ करते होंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि वो पीएनजी का है। फेमस ये भी बहुत ज़्यादा है लेकिन मालूम बहुत कम लोगों को है कंपेयर टू हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है अपने एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, तो लोगों को इसके प्रोडक्ट्स वगैरह याद हो जाते हैं। लेकिन जब आप इसकी कंपैरिजन करोगे, अभी देखिए सब कुछ मैंने अच्छा अच्छा बोल दिया है ना, लेकिन अभी कुछ बुरी बातें भी हैं। क्या बुरी बातें हैं? अगर आप एक साल में इसे कंपेयर करोगे, मान लो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, ठीक है, ये कौन से कलर में है? ब्लू कलर में। इसको कंपेयर करोगे इसके कॉम्पिटिटर के साथ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट पाल्मोलिव, ठीक है, और निफ्टी 50 से भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं। आपने पुराने वीडियोज़ में देखा होगा, मैंने आपको बोला है शेयर्स वही लो जो निफ्टी 50 को बीट कर रहे हैं, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हम लोग एक साल पहले का देखें, एक साल पहले जो ये जिस पोजीशन पे थे उस पोजीशन से अभी तक सबसे बेटर किसने परफॉर्म किया है? निफ्टी 50 ने ही, मतलब किसी ने भी इसे बीट नहीं किया। सबसे करीब कौन आया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। तो ये एक साल का है सिर्फ, ओके। तो एक साल में अगर हम लोग देख रहे हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर विनर है। लेकिन अगर हम इसे 5 साल कर दें तो क्या होता है? 5 साल करने पर भी आपको निफ्टी 50 को बीट करता हुआ कोई नहीं दिखेगा, अभी भी विनर हिंदुस्तान यूनिलीवर ही दिखेगा। लेकिन जब हम इसे मैक्स कर देंगे ना, तब आप देखोगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सबको बीट कर दिया। और सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? पीएनजी, आई एम सॉरी, पीजी,
PGHH, तीसरे पे है निफ्टी और चौथे पे है कोलगेट पाल्मोलिव। तो पहले कोलगेट पाल्मोलिव को रिमूव करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। निफ्टी 50 भी हम लोग रिमूव करेंगे क्योंकि इसमें तो ऐसे भी हम लोग नहीं करते। अभी इसको 5 साल में हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर और PGHH को हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि PGHH में इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं, ठीक है। तो आप देखिए ये ब्लू कलर की जो लाइन आपको दिख रही है ये ग्राफ में, ये है PGHH, ओके। तो इसमें क्या होता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे ऊपर है, PGHH यहाँ पे ऊपर है, ओके। फिर PGHH यहाँ पे ऊपर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे ऊपर है। तो ये ऊपर नीचे का खेल चलता ही रहता है। अभी के टाइम पे आपको PGHH हारता हुआ दिखेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर जीतता हुआ दिखेगा। अब इन फ्यूचर हो सकता है PGHH कोई नया प्रोडक्ट ले आए, कुछ नए सेक्टर में घुस जाए। अगर ऐसा होता है तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर ये इसके कंपटीशन में नीचे हो जाएगा। कंपनी ख़राब हो जाएगी ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, बस कंपटीशन में नीचे हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये ब्लू वाली लाइन आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी और ये थोड़ी स्लो जाती हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये ब्लू वाली ऊपर हो जाएगी, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले भी ऐसे ही हुआ है। ब्लू वाली कभी नीचे, कभी ऑरेंज वाली ऊपर, फिर कभी ब्लू वाले ऊपर, है ना, और ऑरेंज लाइन नीचे। तो ये शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अभी नीचे कौन सा है, अभी नीचे है PGHH। ज़्यादा फायदा किस में होने के चांसेस है, मेरे को लगता है PGHH में, क्योंकि अगर इसका मैक्सिमम का भी हम लोग चार्ट देखें ना तो दोनों में कुछ खास डिफरेंस हमको नहीं दिख रहा। और इस वाले में भी आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ब्लू सेक्टर जो है वो ऊपर चल रहा है, येलो नीचे चल रहा है, मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे चल रहा है, ब्लू वाला ऊपर, PGHH वाला ऊपर चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेम वही चल रहा है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ उल्टा हो गया, PGHH नीचे आ गया और हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर चला गया। मतलब कोविड के टाइम में PGHH पे ज़्यादा असर हुआ था, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर पे कोई असर नहीं हुआ था। वहीं अगर इस टाइम को देखेंगे, जब मार्केट फॉल होना शुरू हुआ था तो हिंदुस्तान यूनिलीवर काफ़ी ज़्यादा गिर गया, लेकिन PGHH नहीं गिरा। अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने रिकवर करना शुरू कर दिया है तो PGHH ने फॉल करना शुरू किया है। क्यों, क्योंकि हमने डिस्कस किया था इसका जो लेवल बन रहा है वो लेवल टच करने के लिए अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने इसके नेट प्रॉफिट्स देखे, जो इसका एक पैटर्न है उसी को ये फॉलो कर रहा है। अभी अगला क्वार्टर गिरेगा तो इसलिए मार्केट को पहले से पता है और इसको नीचे गिरा रहा है। तो ये सब मार्केट में चलते रहता है गाइस, ठीक है। न्यूज़ वगैरह आपको जो भी मिले, कोई भी शेयर ना अपने टेक्निकल और फंडामेंटल को ही फॉलो करता है। मार्केट में जो न्यूज़ वगैरह आती है, जब तक वो फ्रॉड वगैरह की नहीं है तब तक वो न्यूज़ यूं ही आती रहेगी। आप हमेशा देखोगे जब भी कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा, कोई बुरी न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो जाएगा, उसके लिए बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आने शुरू हो जाएंगी बहुत ज़्यादा नीचे लेवल पे, ठीक है। तो ये सब बकवास बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। फंडामेंटल टेक्निकल ही हर स्टॉक को ऊपर या नीचे लेके जाता है। तो कभी भी न्यूज़ बेस पे आप इन्वेस्टमेंट मत करना, ठीक है। कुछ दिन की तेज़ी आपको मिलेगी, वो ट्रेडर्स लेके जाते हैं न्यूज़ बेस के ऊपर, ठीक है। तो ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तब तो ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो नीचे के लेवल्स पे ही लेने की कोशिश करना हमेशा। तो गाइज इस कंपैरिजन से हमको क्या समझ में आया कि ये दोनों ही कंपनीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी के टाइम पे PGHH में हमको ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा देखने चाहिए, क्योंकि HUL ऐसे भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है ऑलरेडी रिकवर करके, तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट के लेवल्स है ही नहीं। अभी PGHH में इन्वेस्टमेंट के लेवल्स हैं जो कि मैंने टेक्निकली चार्ट पे दिखा दिया। बाकी और अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, प्रोमोटर्स के पास कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। प्रोमोटर सेम है। FII ने थोड़ा बहुत अपना स्टेक कम किया है, बहुत थोड़ा, जो कि म्यूचुअल फंड ने बढ़ा लिया है, ठीक है। तो ये एवरेज हो गया, तो किसी में भी कोई चेंजेस नहीं है। इवन पब्लिक में भी कोई खास चेंज नहीं आया है। इसका कैश फ्लो थोड़ा देखना इंटरेस्टिंग होगा, कैश फ्लो बहुत कम हो गया है, तो ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आगे का जो डेटा आता है वो कैसा आता है, इस पर नज़र रखना है। कैसे भी हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, राइट। अगर आपने मेरी बात को समझा है तो आप लोग भी शायद अभी इन्वेस्टमेंट हाल फिलहाल में नहीं करोगे, इसमें वेट करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें अपने इन्वेस्टमेंट लेवल पे आने में, ठीक है। तो तब तक हमारे पास यहाँ पे ये कैश फ्लो का भी डेटा आ जाएगा, क्यों ये इतना ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो अभी ये रिकवर अगर करता हुआ दिखेगा तो भी हम लोग थोड़ा पॉजिटिव हो जाएंगे इसमें। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो रिजर्व दिसंबर 2022 तक बढ़े थे, बोरोइंग्स कम हुई थी, दोनों ही अच्छी चीज़ है, और फिक्स्ड एसेट कम हुए थे, तो ये गलत है, ठीक है। तो 2 आउट ऑफ 3 इसे मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको बोल ही दिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर और PGHH दोनों इस तरह की कंपनी है जो बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं भागती हैं, ठीक है। ये ऐसे ही चलती है, ये इस तरह से ही चलती रहती है और निफ्टी के आसपास ही घूमती रहती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देती है, एक तरह से क्या है, म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो उससे बेटर है आप इन तरह के, मतलब इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर लो। किसमें, हिंदुस्तान यूनिलीवर में,
मैरिको में, तो ये कुछ शेयर्स हैं जो म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। ओके, तो वैसे ही हो गया PGHH, ये भी वैसे ही शेयर है। ठीक है, तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें सेफ रहो आप, मार्केट में कुछ भी हो जाए, इन शेयर्स को कुछ नहीं होता है ना, PGHH को कुछ नहीं होता, HUL को कुछ नहीं होता, मैरिको को कुछ नहीं होता, ये सब बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर स्टॉक्स हैं जो ऐसे गिरते हुए भी नहीं दिखेंगे और ऐसे भागते हुए भी नहीं दिखेंगे। आपके पैसे बस स्लोली 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 बिना डर के बनाते रहेंगे। ये उस तरह का स्टॉक है, इसीलिए आपको CAGR में इस तरह का दिख रहा है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा डबल डिजिट में नहीं दिख रहा, और वैसे ही प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में नहीं दिख रही। तो गाइज इसमें हम लोग ने टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों पे बात कर लिया है ना। एक चीज़ और थी जो आपको जाननी चाहिए, वो है इसका डिविडेंड। आप देख सकते हैं डिविडेंड अच्छा खासा ये देती है, लेकिन आप इसके प्राइस से कंपेयर करोगे 13,560 रुपये के आसपास का भी इसका शेयर है, तो उसके सामने ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये 0.50% के आसपास का डिविडेंड देती है कंपनी। तो लास्ट टाइम जो इन्होंने दिया था वो फरवरी को दिया था 80 रुपीज़ का, उससे पहले दिया था 65 रुपीज़ का, उससे पहले दिया था 95 का। तो ये ऐसे ही 60 70 80 रुपये के आसपास आपको डिविडेंड देती रहती है। बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज ज़्यादा डिविडेंड वाली कंपनी अच्छी होती ही नहीं है। जो कंपनीज डिविडेंड नहीं देती या फिर कम डिविडेंड देती है, वो अपने इनकम को अपनी ग्रोथ में लगाती है ताकि वो हमेशा कंसिस्टेंटली ऊपर जा पाए। ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाए और हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। काफ़ी लंबा वीडियो शायद ये हो गया है, लेकिन इसमें बहुत अच्छी लर्निंग भी आपको मिली होगी। कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ और डाउट्स है आपके, किसी और शेयर का रिव्यू आप इस तरह का चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख देना। जब भी वो शेयर अपने लेवल पे आने वाला होगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।